मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बाबरकत नाम से हम शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से ये ऑनलाइन लेक्चर आपकी तालीम और तरबियत के लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं आपको, और मैं हूं प्रोफेसर राजा वाजिद अली, जिनसे आप स्टैटिस्टिक्स यानी शुमारियात पढ़ते हैं। हम अपने लेक्चर का आगाज़ एक दुआ के साथ और तरबियती अल्फाज कुछ होते हैं जिनसे हम अपनी ज़िंदगी पे गौर व फ़िक्र करते हैं। दुआ आज हम याद करते हैं या दुआ पढ़ते हैं सेहत, ज़िंदगी और मौत की, कि अल्लाह से ज़िंदगी और मौत किस तरह मांगी जाए। अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी अल हयात सादतन वल मौत शहादतन। ए अल्लाह, हमें ज़िंदगी अता फ़रमा जो सआदत वाली हो, तेरी इताअत और फरमा बरदारी वाली हो, तेरे प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इताअत और फरमा बरदारी वाली हो। और जब हम पे मौत आए तो ए अल्लाह, हमें वक्त आखिर शहादत अता कर देना। हमारा जो तरबियती अल्फाज चल रहे थे उसमें हमारा वही एक एजेंडा यानी कामयाबी, और कामयाबी कहाँ पर है? कामयाबी हमारी मोहब्बत रसूल में है। जब हम अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करेंगे, हम दुनिया में भी कामयाब होंगे, हम आखिरत में भी कामयाब होंगे, हम दीन में भी कामयाब होंगे और हम दुनियावी हर काम में कामयाब होंगे। कामयाबी मोहब्बत रसूल में है। और मोहब्बत रसूल कैसे पैदा हो? दिल में ज़िक्र ज़्यादा करने से, अपने प्यारे हबीब का ज़िक्र करने से हमारे दिलों में उनकी मोहब्बत पैदा होगी। और ज़िक्र भी वो ज़िक्र जिसे अल्लाह पाक ख़ुद नमाज में हर दूसरी रकात में मोतबाना तरीके के साथ दो जानू होकर अत्तहियात की शक्ल में बिठाकर कहता है, अब पढ़ो दरूद मेरे प्यारे हबीब पर। उस दरूद का जो पहला पोर्शन था उसको हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया, उसको पढ़ा, उसको समझा। इबारत वही रहेगी, सिर्फ़ एक लफ्ज़ बदल दिया अल्लाह ने कहा शायद लोगों को याद ना हो, लोगों को समझ ना आए, इसलिए इबारत सेम रखी, अल्फाज सेम रखे, सिर्फ़ एक लफ्ज़ बदला और दूसरी इबारत के साथ दुरूद इब्राहिमी को कंप्लीट किया। पहली जो इबारत थी वो थी अल्लाहुम्मा सल्ले अला, ए अल्लाह रहमतें नाजिल कर अला मुहम्मदिन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अब जो दूसरी इबारत है उसमें जो सल्ले उसको बदल दिया, अल्लाहुम्मा बारिक, अल्लाहुम्मा बारिक, ए अल्लाह बरकतें भी नाजिल फरमा दे, बरकतें, बरकत ही बरकत नाजिल फरमा आला मुहम्मदिन, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ए अल्लाह तो बरकतें नाजिल फरमा, वाह आला और पर, आल मुहम्मदिन और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर भी बरक़ात नाजिल फरमा। कमा, वही पुरानी इबारत, जैसा कि, जिस तरह, अब मिसाल दे रहे हैं कि किस तरह की बरक़ात नाजिल फरमा, जिस तरह, जैसे
बरकाता, जैसे आप ए अल्लाह बरक़ात नाजिल फरमाई किस पर? अला इब्राहीमा, इब्राहीम पर, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ए अल्लाह जिस तरह की तूने बरक़ात नाजिल फरमाई बिल्कुल उसी तरह की नाजिल फरमा दे हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। व आला आल इब्राहीम, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद पर ए अल्लाह जिस तरह तूने बरकतें नाजिल फरमाई। ये मन्नो सलवा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो औलाद थी उन्हीं पर नाजिल फरमाया करते थे। कैसी बरकत नाजिल फरमाई कि उनको खाने पकाने की ज़रूरत ही नहीं, पका पकाया जन्नत से आ रहा है। क्या खूब बरकत है। तो इसी तरह की बरक़ात हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल औलाद पर भी ए अल्लाह तो बरक़ात नाजिल फरमा। इन्नका हमीदन मजीद, इन्नका बेशक, इसमें कोई शक ही नहीं है। हमीद, हम्द, तमाम की तमाम हम्द, तमाम की तमाम तारीफ़ें ए अल्लाह तेरे लिए हैं। मजीद, और ए अल्लाह तेरी शान सबसे आला है। मैं अल्लामा इकबाल का वही पुराना शेर जो लास्ट लेक्चर में भी शायद आपके साथ डिस्कस किया है, उसी शेर पर मैं इन तरबियती अल्फाज को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा और नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम इन्हीं दुरूद इब्राहिमी पर थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन तलाश करेंगे कि क्या क्या हम सोच सकते हैं या क्या है। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग की तरफ फेंका जा रहा था और फ़रिश्ते आए और कहा कि हमारी ज़रूरत है, बताएं, हम पानी बारिश बरसाएंगे और आपके आग में पहुंचने से पहले आग ठंडी हो जाएगी, आग ख़त्म हो जाएगी। तो अल्लाह के खलील ने फरमाया हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमल नसीर, मेरे लिए सिर्फ़ अल्लाह ही काफ़ी है। फिर अल्लाह ने करके दिखाया कि अल्लाह ही काफ़ी है और वो आज भी हो सकता है। इकबाल ने क्योंकि अभी पिछली सदी में यही तो फरमाया था, हो अगर ईमान इब्राहीमी पैदा आज भी, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा आज भी। बहुत शुक्रिया। आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। हमारी क्लास है सेकंड ईयर और सेकंड ईयर में हम पढ़ रहे हैं रिग्रेशन और कोरिलेशन, जो चैप्टर नंबर 14 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ने जा रहे हैं। आपको मालूम है हमारा सेकंड ईयर की ये क्लास है जिसमें हमारा लेक्चर नंबर 43 है। सब्जेक्ट हमारा स्टैटिस्टिक्स है। चैप्टर हम 14 पढ़ रहे हैं जिसका नाम सिंपल लीनियर रिग्रेशन एंड कोरिलेशन है। इसमें हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन जो है ये हम इसकी डेफिनेशन, इनकी प्रॉपर्टीज़, थ्योरी का काम हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके साथ साथ कोरिलेशन का काम भी हमारा तकरीबन एंड पे चल रहा है। आज के लेक्चर में हम कोरिलेशन को कंप्लीट करेंगे और फिर उसके बाद एक्सरसाइज 14.1 जिसमें सिंपल लीनियर रिग्रेशन है, जिसमें सिंपल लीनियर रिग्रेशन मौजूद होगा, सिर्फ रिग्रेशन का टॉपिक होगा, वो हम 14.1 भी आज के लेक्चर में हम इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। और कोरिलेशन की तकरीबन उनकी प्रॉपर्टीज़ रह गई थी कोरिलेशन की, तो इस लेक्चर में हम कोरिलेशन की प्रॉपर्टीज़ को भी करते हुए आगे चलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जनाब प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोरिलेशन। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट कह लें या सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट कह लें, जिसे हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ रही होंगी। अगर आपके पास किताब है तो किताब को खोलेंगे। किताब को जब आप खोलेंगे तो वहाँ पे कहीं आप देखें प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट लिखी होंगी। वो एज़ इट इज़ मैंने यहाँ कॉपी पेस्ट की हैं, तो आपको वहाँ से भी हेल्प आउट मिल सकती है। वहाँ हाईलाइट कर लें इसको।
द सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट यानी आर हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। नीचे उसने कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखी थी, वो हमने यहाँ पे कॉपी कर ली हैं। कोरिलेशन कोफिशिएंट, पहली प्रॉपर्टी जो है वो कोरिलेशन कोफिशिएंट है, और कोरिलेशन कोफिशिएंट इज़ सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू, कोरिलेशन कोफिशिएंट सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल। वेरिएबल के लिहाज से कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है वो सिमेट्रिक होती है एक्स और वाई। इसका मतलब ये है कि डेट इज़, अगर कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन एक्स और वाई मालूम करें या फिर कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन वाई ऑन एक्स मालूम करें तो दोनों के आंसर सेम आएंगे। अगर आपको याद हो तो अगर प्रॉपर्टीज़ ऑफ जो हमने पढ़ी थी रिग्रेशन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, तो उसमें क्योंकि रिग्रेशन कोफिशिएंट को हम b से डिनोट करते हैं, तो b x ऑन y और b y ऑन x आपस में इक्वल नहीं हैं, उनके साइन एक जैसे होंगे। बी एक्स ऑन वाई और बी वाई ऑन एक्स, उन दोनों के साइन सेम होंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये नज़र आ रहा है बी वाई ऑन एक्स, इसके हमने फार्मूले पढ़े थे। बी एक्स ऑन वाई भी इसके भी फार्मूले पढ़े थे। तो इन दोनों की वैल्यूज़ सेम नहीं होंगी, बल्कि क्या सेम होंगे, साइन आपस में सेम होंगे। इसी तरह यहाँ पर वैल्यूज़ ही सेम होंगी। अगर वो वैल्यूज़ जो इसका आंसर जो होगा, जो आर एक्स ऑन वाई हो, वही आर वाई ऑन एक्स का आंसर होगा। ठीक होगी बात। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स और वाई के लिहाज से कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है वो क्या है, सिमेट्रिकल है। क्लियर। फिर हम आगे देखते हैं, कोरिलेशन कोफिशिएंट इज द कोवेरियंस ऑफ द वैल्यूज ऑफ द टू वेरिएबल एक्स एंड वाई मेजर इन द स्टैंडर्ड यूनिट। अगर आप बच्चों को याद हो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हम अपने वेरिएबल x को z में चेंज कर देते थे। इसी तरह अब हमारे पास दो वेरिएबल हैं x और y, इन दोनों को स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट बनाने के लिए उनको z में चेंज करेंगे, zx और zy, और उनका कोवेरियंस मालूम करेंगे, तो वो भी कोरिलेशन कोफिशिएंट के इक्वल हो जाएगा। कोरिलेशन कोफिशिएंट, अगर इसको हम दोबारा से ज़रा रिपीट कर लें तो कोरिलेशन कोफिशिएंट इज़ यानी कि कोरिलेशन कोफिशिएंट इज़ यानी कि वो है, क्या है, द कोवेरियंस, वो कोवेरियंस के बराबर है। कोवेरियंस किसका, ऑफ द वैल्यूज़ ऑफ टू वेरिएबल एक्स एंड वाई मेजर्ड इन स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट, यानी कि zx और zy, और उनका कोवेरियंस मालूम करें तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, कोरिलेशन कोफिशिएंट। ये बहुत ही अहम प्रॉपर्टी है तीसरी। इससे रिलेटेड हमारे पास जो है वो आपके पास जो इससे रिलेटेड MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन MCQs में ये लाजमी आया करती है। कोरिलेशन कोफिशिएंट इज़ ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 एंड +1। ये -1 और +1 के दरमियान में रहेगी, इससे बाहर नहीं होगी। डेट इज़, इसका मतलब है -1 इज़ लेस देन इक्वल टू r, लेस देन इक्वल टू +1। अगर r की वैल्यू 3.67 आ गई तो इसका मतलब है कि लाजमी हमारी कैलकुलेशन गलत हो रही है। हम दोबारा चेक करें, हम अपने टोटल्स को चेक करें, हम अपनी कैलकुलेशन को चेक करें, इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं होती, +1 से ज़्यादा नहीं होती, और -1 से छोटी नहीं होगी, लेस देन नहीं होगी। r इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू +1। अगर हम r की वैल्यू जो है वो उसके हम मैग्नीट्यूड या एब्सोल्यूट ले लें तो ये r की वैल्यू किसके इक्वल होती है, ये इसकी प्रॉपर्टी बता रही है कि इज़ द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द टू रिग्रेशन कोफिशिएंट बी वाई ऑन एक्स और बी एक्स ऑन वाई। बी वाई ऑन एक्स और बी एक्स ऑन वाई आपके पास दो वैल्यूज़ हैं, और ये जो दो वैल्यूज़ हैं, इन दो वैल्यूज़ के साइन आपस में सेम होते हैं, या तो वो दोनों पॉजिटिव होंगे या वो दोनों नेगेटिव होंगे। ऐसा भी कभी नहीं होगा कि एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो। अगर आपको कंफ्यूज करने के लिए कहा जाए कि बी वाई ऑन एक्स की वैल्यू है -3.6
और बी एक्स ऑन वाई की वैल्यू है 3.6 या 3 कोई भी वैल्यू दे दे प्लस में, और आपको कहा जाए कि कोरिलेशन कोफिशिएंट मालूम करें, तो आपने बताना है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल कि बोथ कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन आर ऑपोजिट साइन। या तो बी वाई ऑन एक्स की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो बी एक्स ऑन वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। इसी तरह अगर ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होगी। इन द सेम क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में, ये ना हो कि एक क्वेश्चन में पॉजिटिव आ रही है, दूसरे क्वेश्चन में वो नेगेटिव आ रही है, तो आप कहेंगे सर आपने तो कहा था सेम आएगी। एक ही क्वेश्चन का बी वाई ऑन एक्स मालूम करें और बी एक्स ऑन वाई मालूम करें और दोनों का आंसर सेम आएगा। देन इसका कोरिलेशन कोफिशिएंट किसके बराबर होगा? ज्योमेट्रिक मीन। अगर दो वैल्यूज़ हैं तो उनका ज्योमेट्रिक मीन कैसे मालूम करते हैं? उन दोनों को मल्टीप्लाई करें और उसकी पावर 1/2 ले लें। उन दोनों को मल्टीप्लाई करके उनकी पावर क्या ले लें? 1/2, या फिर स्क्वायर रूट ले लें। तो यहाँ पे भी यही बात है कि बी वाई ऑन एक्स और बी एक्स ऑन वाई लिखने के बाद हम यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। लेकिन एक जो ज़रूरी नोट है वो ये है कि बाहर या प्लस लिखें या माइनस लिखें, दोनों में से कोई एक वैल्यू लिखनी है। अब प्लस कब लिखेंगे? व्हेन बी वाई ऑन एक्स इंटू बी एक्स ऑन वाई अंडर रूट, और बाहर प्लस लिखेंगे इफ़ अगर बी वाई ऑन एक्स और बी एक्स ऑन वाई आर पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव होंगी, और अगर बी वाई ऑन एक्स और बी एक्स ऑन वाई आर नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव है तो फिर हम यहाँ पे बी वाई ऑन एक्स और बी एक्स ऑन वाई को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट लेंगे, और अंडर रूट लेने के बाद हम क्या करेंगे? बाहर माइनस खुद से लिख देंगे। ये याद रखिएगा बस। इससे आगे हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं जनाब, प्रॉपर्टी नंबर 5 और प्रॉपर्टी नंबर 6। इसके बाद इंशाल्लाह हम अपना न्यूमेरिकल्स शुरू करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 5, ये भी बड़ी मज़ेदार प्रॉपर्टी है। कोरिलेशन कोफिशिएंट इज़ ज़ीरो। कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू ज़ीरो होगी कब? व्हेन वन वेरिएबल ऑफ एक्स एंड वाई इज़ कांस्टेंट। अगर एक वेरिएबल में जैसे एक्स है, एक्स में वैल्यूज़ दे देते हैं 2, 4, 6, 8, 10, और वाई वेरिएबल में हम वैल्यूज़ देते हैं 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5। एक वेरिएबल उसमें कांस्टेंट हो जाए, वो चाहे वाई हो जाए या चाहे x हो जाए, या x में आप लिखें 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, और y में क्या लिखें? y में आप लिख लें 2, 4, 6, 8, चेंज कर लें। तो उन दोनों अब इन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान अगर कोरिलेशन कोफिशिएंट मालूम करें तो वो क्या होगा? इट इज़ ज़ीरो होगा, वो ज़ीरो हो जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 6, the magnitude of the simple correlation coefficient R is independent of origin और scale। ये जो है ना, ये origin और scale से independent होता है। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास जो दो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस या हमारे पास जो गिवन डाटा है, उस डाटा को ज़रा डिस्टर्ब करें, डिस्टर्ब से मतलब अगर हम उसका ओरिजिन चेंज कर दें। ओरिजिन कैसे चेंज होता है मेरे बच्चों? जी बिल्कुल ठीक है। ओरिजिन अपने वेरिएबल में से किसी को प्लस या माइनस कर दें तो ओरिजिन चेंज हो जाता है, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दें तो स्केल चेंज हो जाता है। अगर हम ओरिजिन और स्केल चेंज कर लें या सिर्फ ओरिजिन चेंज करके हम कोरिलेशन कोफिशिएंट नए जो ऑब्जर्वेशंस आएंगी उनका मालूम करें तो वो सेम रहेगा। इसका मतलब है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट आर इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। हम आगे चलते हैं। द वैल्यू ऑफ आर रिमेन अनचेंज्ड। आर की वैल्यू चेंज नहीं होगी इफ़ द कांस्टेंट आर एडेड or subtracted from the values of the variable, or if the values of the variables are multiply or divide by the constant having the same sign। अब यहाँ पर देखें कि जब उसने ये बात कही कि इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब होता है ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देना अपने डेटा में से, तो वो ये कह रहा है कि आर की वैल्यू रिमेन अनचेंज्ड, वो चेंज नहीं होगी अगर हम किसी कांस्टेंट से अपने वेरिएबल को ऐड कर लें या सब्ट्रैक्ट कर लें फ्रॉम द वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल, या फिर क्या करें, और इफ़ द वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल आर मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय द कांस्टेंट हैविंग द सेम साइन, सो द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट
remain unchanged. So it is because the correlation coefficient is independent of change of origin and scale. इसका जो दूसरा नोट है उसको पढ़ते हैं. बट द वैल्यू ऑफ आर चेंज्ड. बट द वैल्यू ऑफ आर की वैल्यू चेंज कब होगी? इन द साइन. अगर साइन ओनली द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हुए अगर आपने उनके साइन को चेंज किया, यानी कि अगर उसको 3 पे डिवाइड करें x को और y को चलो 5 पे कर लें, तो दोनों के साइन तो पॉजिटिव हैं, लेकिन अगर आपने माइनस में कर दिया -5 के साथ, तो फिर उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी. डिवाइडिंग बाय कांस्टेंट हैविंग ऑपोजिट साइन. जब हमारे पास ऑपोजिट साइन हो जाएंगे तो फिर वैल्यू भी चेंज हो जाएगी. ये हमारे पास 2 पेजेस थे जिस पर हमने डिस्कस किया प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट. सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी. अब हम चलते हैं जल्दी से मेरे बच्चों एक्सरसाइज 14.1 को ओपन करें और 14.1 को ओपन करने के बाद देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका ए पार्ट, उसका बी पार्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट डेफिनेशंस पर मुश्तमिल है. उसमें आपसे जो भी डेफिनेशंस पूछी हुई हैं कि रिग्रेशन किसे कहते हैं, कोरिलेशन किसे कहते हैं, कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होता है इसमें, और रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या होता है, और इसी तरह की और भी बहुत सी डेफिनेशंस पूछी हुई हैं जो हमने लास्ट 2-3 लेक्चर्स में हमने पढ़ ली हैं. अब हम चलते हैं एक्सरसाइज. क्या मेरे बच्चों ने अपनी किताब से एक्सरसाइज 14.2 ओपन कर ली है? जल्दी से निकालें जनाब एक्सरसाइज 14.2. 14.2 हमारा चैप्टर 14 है जिसका नाम सब बच्चे जानते हैं, सिंपल लीनियर रिग्रेशन एंड कोरिलेशन है. चैप्टर नंबर हमारा 14 है और एक्सरसाइज, हरी आप जल्दी से एक्सरसाइज 14.1 निकालें और इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखें. क्वेश्चन नंबर 2 में उसने आपको दिया हुआ है द फॉलोइंग मेजरमेंट ऑफ द स्पेसिफिक हीट. द फॉलोइंग मेजरमेंट ऑफ द स्पेसिफिक हीट ऑफ द सर्टेन केमिकल इन were made in order to investigate the variation in specific heat with temperature. जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा तो स्पेसिफिक हीट भी उसमें वेरी करेगी. उसके बाद आपको क्वेश्चन में ये 2 वैल्यूज़ दी हुई हैं. टेम्परेचर में उसने 0, 10, 20, 30 एंड 40 लिखा हुआ है और स्पेसिफिक हीट 0.51, 0.55, 0.57, 0.59, 0.63 ये वैल्यूज़ आपको उसने दी हुई है. अब आपसे पूछ क्या रहा है माय डियर यंग स्कॉलर्स? लिखा हुआ है एस्टिमेट द रिग्रेशन. आपने एस्टिमेट द रिग्रेशन लाइन मालूम करें ऑफ द स्पेसिफिक हीट ऑन टेम्परेचर. स्पेसिफिक हीट ऑन टेम्परेचर मालूम करना है आपने. ये जो बीच में ऑन है, अगर आपको याद हो तो मैंने जब इसकी डेफिनेशन पढ़ा रहा था तो मैंने इस ऑन पे बहुत ज़्यादा वो सर्कल लगाया था. मैंने कहा था ये देख लें कि ये ऑन है. अब ये ऑन से पहले कौन है? स्पेसिफिक हीट. और ऑन के बाद कौन है? टेम्परेचर. जो ऑन के बाद होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और जो ऑन से पहले होगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल है. अब आपके पास यहाँ पे 2 वेरिएबल है. एक है x जिसे आपने कहा टेम्परेचर और एक वेरिएबल आपके पास y है जिसे आपने कहा स्पेसिफिक हीट. अब आप क्वेश्चन में देखें ऑन से पहले किसका जिक्र है? ऑन से पहले है स्पेसिफिक हीट. इट्स मीन स्पेसिफिक हीट इज़ अ डिपेंडेंट वेरिएबल. ये डिपेंड करेगा किस पर? टेम्परेचर पर. और टेम्परेचर कौन सा वेरिएबल है? वो इंडिपेंडेंट, वो कुछ भी हो सकता है. एंड हेंस
एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ द स्पेसिफिक हीट। अब स्पेसिफिक हीट की वैल्यू आपने एस्टिमेट करनी है व्हेन द टेम्परेचर इज़ 25 सेंटीग्रेड डिग्री, या सेल्सियस डिग्री, सॉरी सेल्सियन है। तो 25 डिग्री पर आपने स्पेसिफिक हीट को क्या करना है, एस्टिमेट करना है। कैसे करेंगे? हमारे पास वही सारा प्रोसीजर है, हमने ये ऑलरेडी थ्योरी में पढ़ा हुआ है। आज हम इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं जनाब। प्रैक्टिकली ये कैसे होगा? आपके पास सबसे पहले ये कॉलम बनाएं x का और उसमें x की वैल्यूज़ लिख लें, फिर y की वैल्यूज़, y का कॉलम बन गया, फिर x का स्केयर कर लें। 0 का स्केयर 0 हो गया, 10 है तो 10 का स्केयर 100, 20 है तो 400, 30 है तो 900, 40 है तो 1600। इसी तरह y का भी स्केयर कर लें। 0.51 का स्केयर किया तो ये 0.2601 आ गया, 0.55 का स्केयर किया तो 0.3025, और इसी तरह y की तमाम वैल्यूज़ का स्केयर कर लें। फिर आपने क्या करना है, x और y को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे ये x है आपके पास 0, इसको 0.51 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा जवाब 0। अब हमारे पास 10 है, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.55 से तो वो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5.5, और इसी तरह x और y की तमाम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके यहाँ तक कर लिया। अब आपने करना क्या है, इन तमाम कॉलम्स के टोटल मालूम कर लेने हैं। इन तमाम कॉलम्स का टोटल कैसे मालूम करते हैं वो तो आपने कैलकुलेटर से करना है। समीशन x, ये हमारे पास x का कॉलम है, ये इसकी वैल्यूज़ हैं, इनका सम किया 100 आ गया। इसी तरह स्पेसिफिक हीट की वैल्यूज़ का सम करेंगे 2.85 आ गया। x स्केयर का सारा सम कर लेंगे 3000 आ जाएगा। y स्केयर का सारा सम कर लेंगे 1.6325 आ गया। फिर इसी तरह x और y को आपस में मल्टीप्लाई करके जो उसका सम आ गया 59.9 आ गया। जब आपके पास x और y दो वेरिएबल मौजूद हों तो उन दोनों वेरिएबल्स के साथ आपने क्या करना है, आपने यही सारा काम करना है। x स्केयर, y स्केयर और एक्स वाई मालूम कर लें। मेरा ख्याल है यहाँ पे हमें ज़रूरत जो है वाई स्केयर की नहीं है, ये वाई स्केयर का कॉलम नहीं है, इसकी अगर हम ना भी बनाते तो हमारा काम चल जाएगा। मैं ये समझा कि वाई ऑन एक्स और एक्स ऑन वाई दोनों मालूम करने हैं, तो इसलिए बेदहानी में मैंने ये भी कंप्लीट कर लिया था, तो कोई बात नहीं। आगे चलते हैं जनाब। अब ये सवाल तो वही है, कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट टाइम इसका फाउंड भी थोड़ा सा बड़ा करूं। ये शायद आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे n = 5। हमें 5 कैसे पता चला, हमने ये काउंट कर लिया 1 2 3 4 और ये 5, हमारे पास 5 ऑब्जर्वेशन हैं, तो हमने यहाँ पे n = 5 लिख लिया। समीशन x, अभी लास्ट स्लाइड में आपने देखा समीशन x 100 है, अगर नहीं देखा तो अब देख ले। यहाँ पे हमारे पास ये x है और x का सम 100 है और y का सम 2.85 है। यहाँ पे देखें समीशन y = 2.85। इसके नीचे समीशन x स्केयर 3000, समीशन y स्केयर 1.6325 और समीशन x y 59.8, ये सारे वहीं से टोटल हमने यहाँ पे नोट डाउन किए। अब उसने सवाल में उसने ये पूछा हुआ है स्पेसिफिक हीट ऑन टेम्परेचर, स्पेसिफिक हीट ऑन टेम्परेचर, यानी कि स्पेसिफिक हीट को तो हमने y कहा, ऑन x टेम्परेचर कहा, तो y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब हम सबसे पहले x बार मालूम करते हैं और y बार मालूम कर लेते हैं। x बार का फार्मूला होता है समीशन x/n 100, समीशन x आपके पास है 100 और 5 पे डिवाइड कर दिया तो 20 आ गया। ठीक होगी बात। इसी तरह मेरे बच्चों y बार = समीशन y/n, समीशन y 2.85/5 = 0.57 आ गया। अब ये जो रिग्रेशन लाइन y ऑन x है, ये रिग्रेशन इक्वेशन वो इस तरह लिखी जाती है कि y = ay ऑन x प्लस by ऑन x और x, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। इस इक्वेशन को हम कहते हैं रिग्रेशन लाइन y ऑन x। इसमें ये जो कांस्टेंट है ना by ऑन x, इसका फार्मूला हमने
पहले से पढ़ रखा है और ये फार्मूला अगर आपको याद हो तो n समीशन एक्स वाई माइनस n समीशन x इंटू समीशन वाई ओवर n इंटू समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन x का होल स्क्वायर। अब ये सारे टोटल मौजूद हैं। n हमने देख लिया, यहाँ पे 5 है, हमने यहाँ पे 5 लिख लिया। ठीक है जी जनाब। फिर हम क्या करेंगे, समीशन x देखेंगे, सॉरी समीशन एक्स वाई वो है 59.9, तो हमने 59.9 लिख लिया माइनस समीशन x इंटू समीशन वाई, तो समीशन x इज इक्वल टू 100, समीशन y इज इक्वल टू 2.85, तो 2.85 हमने यहाँ पे ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह n हमें पता है कि n हमारे पास क्या है जनाब 5, समीशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू 3000 है और समीशन x 100 है, उसका स्क्वायर कर लेते हैं। अब इसको विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.0028। इसके बाद ये हमारे पास बी वाई ऑन एक्स की वैल्यू आ गई। अब हमने ए वाई ऑन एक्स की वैल्यू मालूम करनी है। ए वाई ऑन एक्स मालूम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए वाई ऑन एक्स मालूम करने के लिए आपको फार्मूला आना चाहिए। वो फार्मूला क्या है, वाई बार माइनस बी वाई ऑन एक्स और एक्स बार। अब आपके पास वाई बार इज इक्वल टू 0.57 है, आपने 0.57 लिख लिया। बी वाई ऑन एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.0028, हमने यहाँ पे 0.0028 और यहाँ पे एक्स बार वो हमने यहाँ पे ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है, वो 20 है, वो 20 लिख लेंगे और इनको कैलकुलेटर से सॉल्व करने से 0.514 आ जाएगा। ये ए वाई ऑन एक्स और बी वाई ऑन एक्स की वैल्यूज़ को क्या करेंगे, पुट द वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। हमारे पास इक्वेशन 1 कहाँ पर है, ये y इज़ इक्वल टू ए की वैल्यू 0.514 और आगे देखेंगे यहाँ पे हमारे पास प्लस है, तो प्लस के बाद b की वैल्यू 0.0028 इंटू एक्स लिख देंगे। यहाँ तक हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कि एस्टिमेट द वैल्यू, एस्टिमेट द रेगुलेशन लाइन, स्पेसिफिक हीट ऑन टेम्परेचर। फिर हम आगे चलते हैं, आगे वाला जो क्वेश्चन है, हैंस द एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ द स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट की वैल्यू मालूम करें जबकि आपके पास टेम्परेचर की वैल्यू जो है वो 25 है। तो अब आपने क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 25, x की वैल्यू 25 पुट करेंगे यहाँ पे, फिर उसको 0.0028 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 0.514 में पुट कर प्लस कर देंगे तो 0.584। ये आपके पास एस्टिमेटेड वैल्यू आ गई और ये आपके पास एस्टिमेटेड रेगुलेशन लाइन आ गई। इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है और उसका बी पार्ट, ए पार्ट क्योंकि डेफिनेशंस पर मुश्तमिल है तो हमने इसका बी पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब हम आगे चलते हैं इसका सी पार्ट। सी पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट, इसका जो सी पार्ट है उसमें इसने क्या पूछा हुआ है, डिटरमाइन द एस्टिमेट द रेगुलेशन इक्वेशन। अब उसने आपसे एक ही इक्वेशन मांगी है, डिटरमाइन करें द एस्टिमेटेड रेगुलेशन इक्वेशन y। इसके ऊपर हमने हेड डाला हुआ है जो कि नज़र नहीं आ रहा। हेड इज इक्वल टू ए वाई ऑन एक्स प्लस बी वाई ऑन एक्स और एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हमारे पास जितने भी केसेस हैं उन सब केसेस में हमने बी वाई ऑन एक्स और बी एक्स ऑन वाई मालूम करना है, वाई ऑन एक्स इक्वेशन मालूम करनी है। ये हमारे पास पहला केस है, फर्स्ट केस, n इज इक्वल टू 10, समीशन x इज इक्वल टू 20, समीशन y इज इक्वल टू 260, समीशन x स्क्वायर इज इक्वल टू 3144, समीशन xy इज इक्वल टू 3490। अब ये सारी चीज़ें हमें गिवन है, यहाँ पे गिवन डेटा वही सारा लिख लिया। इक्वेशन कौन सी मालूम करनी है, इज इक्वल टू से पहले कौन सा वेरिएबल है, y। इट्स मीन y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। हमने y ऑन x इक्वेशन मालूम करनी है। y ऑन x इक्वेशन मालूम करने के लिए पहले हमें y बार और x बार की ज़रूरत है, जैसे हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन किया है। इसमें हमने ये सारे सम पहले क्वेश्चन नंबर 2 के ए पार्ट में सारे सम हमने मालूम किए हैं और यहाँ पे वो सम खुद दे रहा है। समीशन x ओवर n मतलब समीशन x 20 है ओवर n 10, आंसर 2 आ गया। समीशन y ओवर n 260 ओवर 10, आंसर 26 आ गया। इसी तरह y हेड इज इक्वल टू ए वाई ऑन एक्स बी वाई ऑन एक्स और x है। अब यही फार्मूला हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया है और यही फार्मूला सारी एक्सरसाइज में करेंगे, बी वाई ऑन एक्स प्लस ए वाई ऑन एक्स प्लस बी वाई ऑन एक्स और इंटू एक्स। अब इसमें जो बी वाई ऑन एक्स है उसका ये फार्मूला अभी हमने लास्ट लेक्चर में यूज़ किया है, n इंटू समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स इंटू समीशन वाई ओवर n इंटू समीशन एक्स का होल स्क्वायर
समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमने वैल्यूज़ n कितना है हमारे पास 10 है, तो ये हमारे पास n है, n की जगह पे 10 लिख लिया। समीशन एक्स वाई की जगह पे समीशन एक्स वाई की वैल्यू लिखी 3490, समीशन एक्स की वैल्यू 20 और समीशन वाई की वैल्यू 260 है। इसी तरीके से n नीचे समीशन एक्स स्क्वायर और समीशन वाई का होल स्क्वायर मतलब 20 का होल स्क्वायर, इनको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास 0.9568 आ जाएगा। जब ये 0.9568 आ गया, अब आपने मालूम करना है ए वाई ऑन एक्स, वाई बार माइनस बी इंटू ए एक्स बार। अब वाई बार हमारे पास कितना है 26, हम 26 लिख लेते हैं, माइनस बी वाई ऑन एक्स मालूम हो गया वो ये, और इंटू एक्स बार हमारे पास कितना है वो 2 है, वो 2 पुट करने से आपके पास जवाब आ गया 24.086। तो पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1। यहाँ पे कोई वैल्यूज़ पुट नहीं करनी, ये पीछे वाला ही क्वेश्चन में ये यहाँ कॉपी पेस्ट होया हुआ है, तो इंशाल्लाह आपको ये बात समझ आ गई होगी कि हमारे पास ये, हाँ ठीक है, हमारे पास क्या है बी, ए की वैल्यू आ गई और बी की वैल्यू हो गई, इन दोनों को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। यहाँ पे वाई हेड लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी हम वाई हेड लिख लेते हैं। फिर ए वाई ऑन एक्स, ए वाई ऑन एक्स की वैल्यू कितनी है 24.086 प्लस 0.9568 हमारे पास बी की वैल्यू है और इंटू एक्स कर देंगे, तो ये जो आपके पास इक्वेशन आई है ये इक्वेशन क्या कहलाएगी, ये इक्वेशन रिग्रेशन एस्टिमेटेड इक्वेशन वाई हेड ऑन ए वाई ऑन एक्स प्लस बी वाई ऑन एक्स आ गया। अब हम आगे चलते हैं, इसी का सेकंड पार्ट करते हैं। इसका सेकंड पार्ट क्या है, वेरी गुड, इसमें भी उसने डाटा दिया हुआ है। n हमारे पास 100 है, x बार और y बार जो हमने इससे पिछले पार्ट में हमने ख़ुद मालूम किया है वो यहाँ उसने दे दिया है। समीशन एक्स स्क्वायर, समीशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास 1585000 है, समीशन एक्स वाई 1007425 है। अब यही सारा डाटा हमने वैसे ही यहाँ पे नोट डाउन कर लिया, गिवन डाटा ये है। वाई ऑन एक्स मालूम करनी है इक्वेशन, तो वाई हेड इज इक्वल टू ए वाई ऑन एक्स प्लस बी वाई ऑन एक्स, और एक्स बी का यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा, समीशन एक्स वाई गिवन है, ठीक है, यहाँ पे समीशन एक्स वाई गिवन है माइनस एन इंटू एक्स बार वाई बार, और समीशन एक्स का स्क्वायर माइनस एन इंटू एक्स बार का स्क्वायर। अब इसमें सिंपली आप वैल्यूज़ पुट करेंगे, ये आपके पास जो वैल्यूज़ गिवन है वो पुट कर दी, उनको कैलकुलेट किया तो 0.33 आ गया। फिर आपने यहाँ पे 0.33 पुट करके उसे एक्स बार से मल्टीप्लाई करना है, एक्स बार कितना है 125, तो यहाँ पे 125 को इसको मल्टीप्लाई करके 80 में से माइनस कर दें, ए वाई ऑन एक्स आ जाएगा। ये ए वाई ऑन एक्स और ये बी वाई ऑन एक्स की वैल्यूज़ अगर हम इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो आपके पास रिग्रेशन 9 आ जाएगी। ये था आज का लेक्चर मेरे अज़ीज़ तलबा व तालिबात, और इसके बाकी तकरीबन 2 पार्ट हैं, 4 टोटल पार्ट थे, इनमें से 2 पार्ट मैंने करवा दिए हैं, 2 आप खुद कोशिश करें नेक्स्ट लेक्चर तक वो कंप्लीट कर लें। अपने लेक्चर का हम यहीं पे इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक जहाँ पे भी अज़ीज़ तलबा व तालिबात आप सब रहें, सदा खुश रहें, सलामत रहें, आबाद रहें, वालदैन का साया ता क़यामत कायम रखे अल्लाह पाक, उनकी इताअत और फरमाबरदारी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह हमारी सारी ज़िंदगी ईमान वाली अता फ़रमा, और आखिरत भी जब हमारा आखिरी लम्हा आए तो ज़ुबान पे कलमा तैयब जारी फरमा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ताकि हमारा ख़ात्मा भी बिल ईमान हो सके। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।